अहम खबर आपको देंगे। भारत फौरी और मुकम्मल जंग बंदी पर आमादा हो चुके हैं। अमरीकी सालसी में तवील बातचीत के बाद दोनों मुमालिक मुत्तफिक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दोनों मुमालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों मुमालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मामले पर तवज्जो देने पर दोनों मुमालिक का शुक्रगुजार हूँ। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर आमादा हो चुके। अमरीकी सालसी में तवील बातचीत के बाद दोनों मुमालिक मुत्तफिक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से कहना है कि दोनों मुमालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों मुमालिक को मुबारकबाद पेश करता हूं और मामले पर तवज्जो देने पर दोनों मुमालिक का शुक्रगुजार भी हूं। मैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन और जो जंग की सूरत हाल थी उससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि अब जो दोनों मुमालिक हैं वो इस जंगबंदी पर आमादा हो चुके हैं और ये फौरी तौर पर और मुकम्मल जंगबंदी होगी। इस हवाले से अमरीका ने सालिस का किरदार अदा किया है। तवील बातचीत के बाद दोनों मुमालिक इस पर मुत्तफिक हुए हैं। इस हवाले से बताया गया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि दोनों मुमालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों मुमालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मामले पर तवज्जो देने के लिए दोनों मुमालिक का शुक्रगुजार हूँ। तो पाकिस्तान और भारत फौरी सीज फायर पर तैयार हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये ऐलान किया गया। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि पाकिस्तान और भारत ने सीज फायर पर इत्तेफाक कर लिया है। भारत और पाकिस्तान मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर मान गए हैं। दोनों मुमालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भी सीज फायर की तस्दीक कर दी है। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकायदा तौर पर यह ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट में उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत ने सीज फायर पर इत्तेफाक कर लिया है और भारत और पाकिस्तान मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर मान चुके हैं। दोनों मुमालिक को मुबारकबाद पेश करता हूं। जब यह ट्वीट सामने आया तो उसके कुछ ही लम्हों बाद बाकायदा तौर पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भी सीज फायर की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज शाम 4:30 बजे से सीज फायर नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। जो मनाजिर आपने देखे हैं ये उस जवाब के हैं जो पाकिस्तान की जानिब से भारत को दिया गया है, दंदान शिकन जवाब। और उसके बाद सूरत हाल बदल गई है और सूरत हाल कुछ इस तरह से हुई है कि सालिसी कर दी गई है अमेरिका की जानिब से और कहा यह गया है कि पाकिस्तान और भारत फौरी तौर पर मुकम्मल जंग बंदी पर आमादा हो चुके हैं। और पाकिस्तान की तरफ से पहले दिन से ही ये मौक़िफ़ था कि वो जंग को बढ़ाना नहीं चाहता, अमन को मौका देना चाहता है। लेकिन भारत की जानिब से मुसलसल जो है वायलेशन की गई, पाकिस्तान की टेरिटरी की वायलेशन की गई, हम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई, जिसके बाद पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। और आज जब दंदान शिकन जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से तो उसके बाद हमने देखा कि जो सूरत हाल है वो बदल गई और पाकिस्तान और भारत जो है अब एक टेबल टॉक के लिए तैयार हो गए हैं और इसमें सालिसी का किरदार अदा किया गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर आमादा हो चुके हैं। अमेरिकी सालसी में तवील बातचीत के बाद दोनों मुमालिक इस पर मुत्तफिक हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि दोनों मुमालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया और दोनों मुमालिक को इस हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मामले पर तवज्जो देने पर दोनों मुमालिक का शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकायदा तौर पर ट्वीट किया गया और उन्होंने अपने ट्वीट में यह ऐलान किया कि पाकिस्तान और भारत ने सीज फायर पर इत्तेफाक कर लिया है। यह उनका ट्वीट है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर मैं उस ट्वीट को आप तक पहुंचा दूं तो लिखते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल आपको बताएंगे पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर आमादा हो चुके हैं और ये सूरत हाल कुछ इस तरह से हुई कि मुसलसल जारियत की जा रही थी। भारत की जानिब से पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा था कि वो इसका जवाब दे। पाकिस्तान का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि वो अमन को मौका देना चाहता है, लेकिन फिर मजबूरन पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। उसके बाद सिचुएशन कुछ इस तरह से बदल गई है कि भारत जो टेबल टॉक के लिए आमादा ही नहीं हो रहा था अब इस पर आमादा हो चुका है। इस हवाले से हमारे साथ नासिर जजुआ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप कैसे देखते हैं जो सूरत हाल बनी 22 तारीख के बाद से लेकर अब तक, और अब आज सुबह जो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को और उसके बाद अब ये जो हमें उसका आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
असल में आपके टीवी की आवाज मुझे बहुत ज्यादा आ रही है, तो डिस्टॉर्शन है। तो जी आपकी आवाज हमें क्लियर है, प्लीज आप कैरी ऑन कीजिएगा। जी जी जी, मैं कहूँगा वकफा बिल्लाह वकीला, कारसाजी के लिए मेरा अल्लाह ही बहुत काफी है। तो 10 मई का दिन बहुत मुबारक दिन है, और पहले भी मैंने कहीं जिक्र किया 10 मई और 28 मई कहीं बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इस मई के महीने में जो चीज अल्लाह ताला ने हमें अता की थी, और उसी चीज ने हमें आज 10 मई का दिन भी दिखा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। तो अभी जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि हम सीज फायर के लिए मान गए हैं, तो उसके साथ साथ ट्रंप साहब ने सारी रात के एफर्ट का भी जिक्र किया है। तो यानी कि काफी इस पे गुफ्तगू करने के बाद ये बात हुई है। और फिर उसने एक और पहलू भी है कि उन्होंने कहा कि किसी थर्ड वेन्यू पे बातचीत शुरू करें। तो ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन मैं अपनी कौम को ये बताना चाहूंगा कि आप 10 मई तक का जो सफर किया है आपने, उससे पहले आपने अपनी स्ट्रेटेजिक डेटरेंस जो है वो अपने जोरे बाजू पे री एस्टेब्लिश कर ली है। और ये जो लिमिटेड वॉर कहते थे, हमने आज लिमिटेड वॉर का कॉन्सेप्ट दफन कर दिया है। और फिर हमने इनको बता दिया है कि कोई वाकया, कोई फेलियर अगर इंडिया में होता है तो उसकी कीमत हम अदा नहीं करेंगे। फिर हमने इनको ये भी बता दिया कि हम आपके पॉलिटिकल सर्वाइवल की कीमत अदा नहीं करेंगे। इसके साथ साथ 10 मई से पहले हमने अपनी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस जो है वो भी एस्टेब्लिश कर दी है। और नासिर जंजुआ साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो, कामरान शाहिद हेर, ये थोड़ा ये बताइएगा कि अब न्यूट्रल एवेन्यू के ऊपर जाके ये मुज़ाकरात होने पाकिस्तान हिंदुस्तान के, क्या 2 से 3 शराइत पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी चाहिए पाकिस्तान को इस वक्त, जबकि पाकिस्तान इज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ? देखिए, ये स्ट्रेंथ भी अल्लाह ताला ने हमें अता की, तो वेन्यू है वो भी कलेक्टिवली फिर डिसाइड हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो जो मैंने इतनी अपनी पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स गिनी हैं वो तो अभी एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। लेकिन अगर हमने आइंदा एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के एनवायरनमेंट में रहना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें अमन और सुकून से रहना होगा, और मजीद हम लड़ाई नहीं कर सकते। आज हमने इनको साबित कर दिया है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारी बात है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात होनी चाहिए, कि जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व किए जाएं। इंडस वाटर ट्रीटी का जो इन्होंने यूनिलैटरली उसको सस्पेंड किया था, उसको रीडीम करें, खुद ही जो है उसको खत्म करें। और फिर जो टेररिज्म जो इन्होंने फैलाया हुआ है, जो बाकायदा ऑर्गेनाइज नेटवर्क के थ्रू किया हुआ है, उसको खत्म करें। तो अभी कश्मीर, पानी, सरकरीक, ये सारी। नासिर जंजुआ साहब, मुझे एक बात बताइए कि एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है जो मेरे जहन में हमेशा आती है कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई टेररिज्म का वाकया होता है, हिंदुस्तान उसको एज अ प्रीटेक्स्ट यूज करता है टू लॉन्च मिसाइल, सर्जिकल स्ट्राइक्स और लिमिटेड वॉरफेयर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आपको लगता नहीं कि इस बात को भी तय होना चाहिए कि आइंदा भले खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, हिंदुस्तान में 1000 वाकयात भी हो टेररिज्म के, जब तक हिंदुस्तान ये साबित ना कर सके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या किसी थर्ड पार्टी के सामने कि इसमें पाकिस्तान या कोई और कंट्री इन्वॉल्व है, उसको ये राइट एक्सरसाइज करने का इख्तियार नहीं मिलना चाहिए अंडर द न्यू एग्रीमेंट, जिसमें वो जाके वॉर शुरू कर देता है। बिल्कुल आपने सही कहा है, और मैंने पिछली अपनी गुफ्तगू में भी यही कहा है कि ये जो चीज को जो न्यू नॉर्मल बनाना चाह रहे थे ना, कि फेलियर अपना है तो हमारे से उसकी कीमत लेना चाह रहे थे, अब ये सिलसिला खत्म हो गया। हमने न्यू नॉर्मल ये जो बनाना चाह रहे थे, हमने उसको भी दफन कर दिया। और ऑब्वियसली जब गुफ्तगू होगी और अभी इसमें से, इस क्राइसिस में से ये सबक सीख जाएंगे कि आइंदा ऐसे नहीं करना, आइंदा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोरियोग्राफ नहीं करने, क्योंकि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड टू देम। और ये बहुत एक ऐसा वक्त है जिसमें बहुत सारे लेसन उनको मिल चुके हैं। नासिर साहब, आप बीइंग अ सोल्जर, बीइंग अ जनरल, बीइंग अ कोर कमांडर रहे, आप सदर कमांड, बड़े अहम उस पे रहे,
आपके ख्याल में आप एज अ सोल्जर मुझे अपना सेंटिमेंट बताइए कि हिंदुस्तान की फौज के साथ जो हुआ है पिछले 3 दिनों में, राफेल के गिरने से लेकर, ड्रोन्स के न्यूट्रलाइज होने से लेकर, जो एक्सेप्शनल मिसाइल स्ट्राइक किए पाकिस्तान ने चुन चुन के हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लेसेस के ऊपर, तो अगर आप हिंदुस्तान के या आप लूजिंग साइड पे हों एज अ सोल्जर, एज अ जनरल, आपका क्या इस वक्त मोरल होता है और अपने प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक आपका क्या ओपिनियन होता है जिसने आपको इस वॉर में एंगेज किया? इन दैट केस मोदी। कामरान शाहिद साहब ऐसे ना करें, मेरे से आप क्या सवाल कर रहे हैं? मेरा मतलब है मैं इस वक्त कामरान शाहिद साहब, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, अपनी पाक अवाम को अपने कंधों पे उठाना चाहता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ उस साइड का मोरल क्या होगा? आप भी सोल्जर है ना, वो भी सोल्जर है, उनका क्या मोरल होगा? बयान करूँ ना जी, मेरा मतलब है मेरा बस नहीं चल रहा, मैं अपनी आर्म फोर्सेस को अपने कंधों पे उठाऊं। नो डाउट जिन्होंने हमें आज का दिन दिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मुबारक दिन है। जस्ट इसको आप देखिए, मैं कहूँगा इट इज अवर राइजिंग डे। हम अपना डिफेंस डे मनाते हैं ना जनाब, तो इसको हमें मनाना चाहिए एज अ राइजिंग डे। तो अब मैं ऑपोजिट जाके, तो मैं किसी को अंडरमाइन नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे, क्योंकि मोदी साहब है सेड ऑन हिज ओन वॉमिट कि वो धूल चटाना चाह रहे थे, तो उनकी मिलिट्री तो धूल नहीं चटा सकी। तो मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप को कह रही होगी कि आपने इस तरीके से चीजों में हमें झोंका है, यही पॉइंट हम वो अचीव ही नहीं कर सके। यानी कि पॉलिटिकल पर्पस, धूल चटाने वाला जो आपने हमें रखा, हम उसके कैपेबल नहीं थे। और फिर जो मिस कैलकुलेशन उनसे हुई है, आई एम श्योर कि ये बहुत उनके लिए निदामत का वक्त है, और वो पता नहीं अपनी आवाम को कैसे फेस करेंगे। और इसके बाद जो मोदी साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर है वो क्या होगा, आने वाले दिनों में इंडिया की जो रेलेवेंस है उसमें कितना बड़ा डेंट पड़ेगा, और पाकिस्तान पड़ चुका है। अभी जो आने वाले दिनों में मेरा मतलब जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस जो हमने अपनी रीस्टैब्लिश की है, उससे हम पे बहुत अच्छे। जनरल साहब, आपके ख्याल में इंडिया की जो बिड है टू हेजमराइज द एरिया बाय आउटस्मार्टिंग इन चाइना, ये जो वॉर पाकिस्तान ने इंडिया को हराई है, इससे उसमें भी तो बहुत ड्रास्टिक फर्क पड़ेगा ना, उनकी जो उड़ान थी अगेंस्ट चाइना पे। ये बिल्कुल ये असल में हम उनको एक आंख नहीं बांधते थे, तो अभी उनको हमारे पास जब देखना पड़ेगा हमारी तरफ, तो ये आंखों में उनके भी हया होगी, हिजाब होगा कि भाई हम हैं कौन, किसके साथ बात कर रहे हो, और ये सारी चीजें बराबरी पे होंगी। और फिर खिते में जो है वो स्टेबिलिटी आएगी, और फिर जो पाकिस्तान और चाइना का जो म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी परवान चढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। तो ये बहुत गहरे असरात होंगे इंशाल्लाह। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, और बड़ी खुशी का दिन है, और आपके साथ हमारा साथ था पिछले 1-1.5 हफ्ते से जब ये सारा शुरू हुआ। यू वर देन ऑप्टिमिस्टिक एंड यू आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। और आज जो हमारे सामने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, मैं एक दफ़ा फिर लोगों को बता दूं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक फतह है कि हिंदुस्तान गया अमेरिका के पास, और अमेरिका जो उनका बड़ा क्लोज अलाई है, जो इससे पहले न्यूट्रल था इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में, और एक तरह से वो एंजॉय कर रहा था सिचुएशन को कि चलो ठीक है ये पाकिस्तान को फैटी पड़ती रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो हिंदुस्तान जो पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं था, क्रिकेट की टीमें खिलाने को तैयार नहीं था, वो कह रहा था कि पाकिस्तान से बात करने का मतलब ये है कि हमने टेररिज्म को सब्सटेंशिएट कर दिया या जस्टिफाई कर दिया। आज वो पहलगाम के इंसिडेंट पे पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने के बाद, पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खोर्दा होने के बाद मुज़ाकरात पर आ चुका है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर कमर चीमा भी मौजूद हैं, दफाई तजिया निगार, और एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, ये S-400 सिस्टम जो है ना, ये बहुत बड़ा कारनामा किया पाकिस्तान के जवानों ने, किसको उड़ा दिया जाके। मुझे ये बताइए कि ये S-400 टाइप सिस्टम जो है, क्या पाकिस्तान को इस वॉर से ये चीज़ हाईलाइट हुई है कि हमारे पास भी एक ऐसा सिस्टम नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा सिस्टम एयर डिफेंस होना चाहिए कि ताकि हिंदुस्तान का ड्रोन या मिसाइल हमारे बॉर्डर तक में भी ना आ सके, कि अंदर भी ना आ सके। आमिर साहब जी,
कामरान शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको भी मुबारक देता हूँ जनाब, खैर और मुबारक। कौम को मुबारक देता हूँ कि हमने एक जो मार्का मारा और हिंदुस्तान को फिर इस पीस टेबल पे आना पड़ा। कल ही आपसे बात हो रही थी और कुछ हमने चीज़ें डिस्कस की और आपने मुझसे पूछा था, तो मैंने उन्हें आपको ये कहा था कि हम जब टेबल पे बैठें तो वी शुड ऑलवेज बी सिटिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो इस पॉइंट का हम जिक्र बाद में करेंगे ज़रूर, लेकिन ये कि पहले जो आपने सवाल पूछा है कि S-400 वाला, देखिए S-400 आप समझ लें कि एयर डिफेंस का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी था इंडियंस का, ठीक है। और जिस तरह राफेल इनका एयर कॉम्बैट के लिए या एयर बैटल के लिए एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैकबोन था, उसी तरह ये S-400 था। और ये दोनों सिस्टम्स जो हैं बहुत दुनिया के पोर्ट सबसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज देखे जाते हैं, समझे जाते हैं, और इन पे ये कॉम्बैट जिसे कहते हैं हार्डन्ड किस्म के ये सिस्टम हैं जो कि कॉम्बैट में आजमाए जा चुके हैं। और ये S-400 रशियन का अभी भी सबसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है, फ्रॉम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसे कहते हैं, और रशिया इस मामले में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी रखता है। तो ये जो सिस्टम है कामरान, इसकी जो रेंजेस हैं वो आप कह लें कि 30 किलोमीटर से लेकर 450-500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और डिफरेंट मिसाइल्स इसमें लगते हैं जो डिफरेंट रेंजेस पे आपके टारगेट्स को एंगेज करते हैं। ये जहाज़ों के अलावा क्रूज़ मिसाइल्स, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और इस तरह के तमाम टारगेट्स को एंगेज कर सकता है बड़े इफेक्टिवली। इसके रडार भी बहुत अच्छा है और उसके अंदर जो मिसाइल लगा हुआ है वो भी बड़े हमने किस तरह स्ट्राइक डाउन कर दिया, इसको तो मिरेकल हो गया। थोड़ा ये तो बताइए ना, कैसे किया होगा, मतलब स्ट्रेटेजिकली कैसे किया होगा, लॉजिस्टिकली? जी देखें, ये मैंने जिस तरह आपसे कहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेनिंग पे डिपेंड करती हैं, और जिस लेवल की ट्रेनिंग हमने राफेल के अगेंस्ट की, बड़ी रियलिस्टिक ट्रेनिंग, और हमें वो एरियाज़ पता थे जहाँ से राफेल को डॉज किया जा सकता था या अपनी रेंजेस को एक्सटेंड किया जा सकता था राफेल के मुकाबले में, थ्रू बेटर इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम्स, बेटर ट्रेनिंग, और इंक्लूडिंग ये एवेक्स और ये नेटवर्क सेंट्रिसिटी की मैं आपसे अक्सर बातें करता रहा हूँ पहले भी, वो मजबूत थी हमारी। राफेल को जो इस्तेमाल किया गया वो स्टैंड अलोन सिस्टम इस्तेमाल किया गया, और मैं काफ़ी हद तक समझता हूँ कि इनके पास रशियन सिस्टम्स तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन S-400 की भी वो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं था जो मेरा ख्याल में इनको करवाना चाहिए था। हमारे जहाज जो गया उसने जाके इनका सिस्टम को फिजिकली उड़ाया, वहाँ पे अपनी हदूद में रह के उड़ाया होगा, इंडिया क्रॉस करके गए होंगे। आदमपुर जो जगह है जहाँ जिसको जमीन बोस कर दिया, जी, आदमपुर पे अगर आप देखा जाए तो जितनी इस मिसाइल की रेंज है 250 to 300 किलोमीटर, CM-400 जिसे कहते हैं, ये बहुत इफेक्टिव मिसाइल है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं इसकी प्रोफाइल देख चुका हूँ, मैं इसकी ट्रायल्स देख चुका हूँ, और ये शिप के अगेंस्ट ट्रायल्स जो थे बहुत इफेक्टिव रहे थे। ये मतलब आप अल्लाह अकबर का नारा मारना चाहिए जब आप अगर इसके ट्रायल देखें, ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है, और इतनी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि ये इसके मिसाइल, दूसरा ये है कि ये मिसाइल स्टेल्थी भी है, और इस मिसाइल की प्रोफाइल ऐसी होती है कि जिसमें वो डिटेक्शन बाय द रडार थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उस क्लटर्ड एयर स्पेस में या तो इन S-400 ने मिस किया इसको, या उस वक्त कोई और जैमिंग वगैरह एलिमेंट भी हो रहा था जिसकी वजह से S-400 की वो रेंजेस नहीं हुई। और तीसरी चीज़ ये है कि मिसाइल इटसेल्फ इज वेरी स्टेबल। आप मेरे साथ रहिएगा। कमर चीमा साहब, पाकिस्तान के लिए आपको लगता नहीं कि सबसे बड़ा इस वक्त जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, जो ऑब्वियसली S-400 जैसा ना हो, वो तो हमने उड़ा के रख दिया, उससे बहुत हाई क्वालिफाइड, ताकि इंडिया मिसाइल या नेक्स्ट टाइम कोई भेज ही ना सके ड्रोन्स वगैरह पाकिस्तान में। जी कामरान साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो फ्यूचर जंगें हैं वो एयरफोर्स ने लड़नी है, टेक्नोलॉजी ने लड़नी है, और मेरा ख्याल है कि इस पे जारी बात है कि बड़े पैमाने पे मजीद इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजबूत है, लेकिन हर दौर में आपको पता है कि एक आपको सुपीरियरिटी मेंटेन करनी पड़ती है अगेंस्ट दी एडवर्सरी। इंडिया को ये है कि वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को देख के करता है। हमारा क्योंकि अप्रोच सिर्फ चाइना इंडिया के हवाले से है, सो हमने डिस्पाइट द फैक्ट आप देखें कि उनको राफेल का बड़ा नशा था कामरान साहब। आप देखें कि पहले एक घंटे आधे घंटे के अंदर ही राफेल 3 गिर गए, तो वो सारे का सारा उसके बाद वो अपने जहाज नहीं उड़ा सके।
तो कल जब पाकिस्तान ने दोबारा जो उनके ये S-400 को हिट किया, और आप अगर उनकी अभी थोड़ी देर पहले उनकी इंडियन फौज की प्रेस ब्रीफिंग देखें, वो कुछ भी नहीं मानते, वो कहते कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल सफेद झूठ बोल के वो चले गए। उन्होंने प्रेस से कोई सवाल नहीं लिए, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम प्रेस उन्होंने अभी लिया, और वो कंप्लीट झूठ बोल के चले गए। मैं समझता हूँ मजीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जॉइंट करने पड़ेंगे, जेवीज करने पड़ेंगे चाइना के साथ, टर्की के साथ, दुनिया की बड़ी अफवाज के साथ, एंड अबव ऑल कामरान साहब, पाकिस्तान के अंदर हमें पैसा लगाना पड़ेगा, अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर जो जंगे हैं बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है, हमें मैथ्स पढ़ना है, हमें इंग्लिश पढ़नी है, हमें फिजिक्स पढ़नी है, ताकि हम अच्छे मैथमेटिशियन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आईटी, आप दोनों मेरे साथ रहेगा। मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान जो आया अपने घुटनों पे या सीज फायर तक पहुंचा, वो किस तरह हुआ। आज इंडिया के एक्सटर्नल जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वो सिंदूर वाली जो पूरी कैंपेन है, ऑपरेशन, उनकी 2 खवातीन जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ दोबारा आज प्रेस टॉक की, और उन्होंने बताया, एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने उनके रेडार्स को, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को, उनके फियर को चीरते हुए जो मिसाइल लॉन्च किए हैं, वो खुद एडमिट कर रहे हैं। मैं आपको बारी बारी सुनवाता हूँ। सबसे पहले तो भारतीय विंग कमांडर विवेक मेका सिंह का बयान है कि इंडियन एयरबेस को नुकसान पहुंचा है, जरा वो सुनवा देते हैं।